बेला रानी दत्ता मर्डर केस। साल 1954 में हुई दिल दहला देने वाली वारदात। तारीख थी 30 जनवरी 1954। कोलकाता के टोलीगंज इलाके के थाने में इंसानी शरीर के छोटे छोटे टुकड़े मिलने की सूचना मिलती है। इस जानकारी से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि उस समय में हत्या जैसा संगीन अपराध लोगों को काफी हैरान कर देता था। केस दर्ज होने के बाद मामले को कोलकाता के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जहां आज इतनी सुविधाओं के बाद भी पुलिस को महीनों लग जाते हैं अपनी जांच को पूरी करने और आरोपी को ढूंढने में, वहीं 1954 के समय में डिटेक्टिव समेंद्र नाथ घोष ने बिना किसी एडवांस सुविधा के आरोपी को महज 2 महीने में ढूंढ निकाला था। इस केस के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मामला आजाद भारत का पहला ऐसा मामला था जिसमें लाश की प्लास्टिक सर्जरी की गई थी। तो क्या थी बेला रानी हत्याकांड की पूरी कहानी? क्यों 1954 में इस संगीन अपराध को अंजाम दिया गया था? आखिर आरोपी का इस हत्या के पीछे क्या मकसद था? घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम कहानी को शुरू करें उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है कोलकाता के टोलीगंज इलाके की। तारीख थी 30 जनवरी 1954। सुबह के करीब 10 बजे का समय था। सभी लोग अपनी दिनचर्या के कार्यों को पूरा करने में लगे हुए थे। इस बीच एक सफाई कर्मी को शमशान के बाहर सफाई करते वक्त 3 पैकेट दिखाई पड़ते हैं, जो कि अखबार में लपेटकर नारियल की रस्सी से बंधे हुए थे। उत्सुकतावश सफाई कर्मी ने उनमें से एक पैकेट को खोलकर देखा तो उसकी चीख निकल गई। सफाई कर्मी की चीखें सुनकर आसपास मौजूद लोग सफाई कर्मी के पास आ जाते हैं, तो पैकेट को देखकर उनका भी यही हाल होता है, क्योंकि उन पैकेट में इंसानी शरीर के हाथ के टुकड़े थे, जिनमें उंगलियां हथेली कोहनी के ऊपर का हिस्सा था। टुकड़ों को देखकर टोलीगंज इलाके की पुलिस को सूचना दी जाती है, जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर उन पैकेट को अपने कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और वापस से थाने चली आती है। अभी तक सुबह के 8 बज चुके थे। थाने में टुकड़े मिलने से सनसनी फैली हुई थी। सभी पुलिसकर्मी इस मामले पर चर्चा कर रहे थे कि सुबह के 10 बजे फिर से पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। ये कॉल टोलीगंज के एक पब्लिक पार्क से आता है, जिसमें बताया जाता है कि अखबार में नारियल की रस्सी से लपेटकर 3 पैकेट पड़े हुए हैं, जिनमें इंसानी पैर के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं। पुलिस तुरंत घटना स्थल के लिए रवाना होती है और उन पैकेट को अपने कब्जे में लेकर फिर से थाने आ जाती है। अभी तक इंसानी शरीर के हाथ और पैरों के टुकड़े मिल चुके थे और पुलिस को ये बखूबी मालूम था कि अभी उन्हें और भी टुकड़े मिलने का फोन जरूर आएगा। और इसी संदर्भ में दिन के 3 बजे पुलिस के पास फिर से एक कॉल आती है, जिसमें बताया जाता है कि टोलीगंज इलाके के एक नाले के पास 2 पैकेट पड़े हुए मिले हैं, जो कि अखबार में लपेटकर नारियल की रस्सी से बंधे हुए हैं। पुलिस घटना स्थल के लिए रवाना होती है और वहां पहुंचकर एक एक करके फिर से पैकेट को खोलती है, तो इस बार उन्हें लाश का कटा हुआ सिर मिलता है, परंतु सिर से ऊपर की चमड़ी निकाल ली गई थी, जिससे चेहरे की पहचान ना हो पाए। कान और होठ कटे हुए थे और आंखें भी निकाल ली गई थी और दूसरे पैकेट में एक भ्रूण मिला। पुलिस को 30 जनवरी की सुबह से लेकर शाम तक कुल 8 पैकेट मिल चुके थे, जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये टुकड़े एक ही मानव शरीर के हैं, क्योंकि इन सभी पैकेट में 2 चीज कॉमन थी। पहली नारियल की रस्सी और दूसरा था न्यूज़पेपर, जो कि कोलकाता के एक लोकल अखबार जिसका नाम युगांतर था।
खैर, 31 जनवरी को पुलिस ने सभी अंगों को पोस्टमार्टम के लिए कोलकाता के एक हॉस्पिटल में भेज दिया। पोस्टमार्टम से पता चला कि ये लाश किसी गर्भवती महिला की थी, परंतु पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि वो इस केस को कैसे सुलझाए, क्योंकि 1954 के समय में हत्या जैसे केस सिर्फ नाम मात्र ही होते थे। सभी थानों में पता किया गया कि कहीं किसी की गुमशुदगी दर्ज है क्या, किंतु आसपास के थानों में कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं थी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस को ये बात समझ नहीं आई कि वो अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे बढ़ाए। इसीलिए पुलिस ने इस मामले को कोलकाता डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंपने का फैसला किया। साल 1954 में इस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव समेंद्र नाथ घोष ऑफिसर के पद पर तैनात थे, जो कि अपने काम को लेकर काफी गंभीर थे। उनकी काबिलियत पर सभी लोगों को काफी भरोसा था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसे कई केस सॉल्व किए हैं जिनमें केस को सुलझाने का दूर दूर तक कोई सुराग तक नहीं था। इस केस को भी डिटेक्टिव समेंद्र नाथ के हाथों में सौंप दिया गया। केस हाथ में आने के बाद समेंद्र नाथ ने अपने दिमाग की घोड़े दौड़ाना शुरू किया। लाश की शिनाख्त के लिए सबसे पहले ये जरूरी था कि लाश की शक्ल पहचानी जाए, किंतु मुंह की पूरी चमड़ी निकली हुई थी, तो अब लाश की शक्ल का पता कैसे लगाया जाए। इसे उधेड़-बुन में लगे डिटेक्टिव समेंद्र नाथ घोष को एक आइडिया आया, और वो ये था कि लाश की प्लास्टिक सर्जरी की जाए। इस संदर्भ में डिटेक्टिव समेंद्र नाथ ने डॉक्टर मोहन मुरारी से बात की, तो उनका कहना था कि वो इस चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी तो कर देंगे, परंतु इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही बने जैसा कि असलियत में है। किंतु हाँ, इस बात की पॉसिबिलिटी पूरी है कि नया चेहरा पुराने चेहरे से 75% मिलता जुलता होगा। समेंद्र नाथ को इस केस को किसी भी हाल में सुलझाना था, इसीलिए चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी तो जरूरी थी। 10 फरवरी को इस प्रोसेस को शुरू किया और आखिरकार एक चेहरा निकलकर सामने आया। इस चेहरे की कई सारे फोटो क्लिक की गई, पूरे शहर में पोस्टर छपवाए गए, अखबारों में भी इस फोटो के बारे में जानकारी दी गई, जगह जगह फोटो दिखाकर पूछताछ की गई, परंतु कहीं से कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। इतना सब करने के बाद भी समेंद्र नाथ के हाथ खाली थे। इस केस ने उनके रातों की नींद उड़ा दी थी। लाश के टुकड़े मिले हुए लगभग 1 महीने का समय बीत चुका था और अब तारीख थी 25 फरवरी। इस दिन डिटेक्टिव समेंद्र नाथ की तबीयत काफी खराब थी। रात के करीब 10 बजे वो अपने ऑफिस से घर जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि किसी मेडिकल स्टोर पर गाड़ी रोकना। सभी मेडिकल स्टोर बंद हो चुके थे, लेकिन हाँ, एक मेडिकल स्टोर अभी भी खुला था जो कि बंद होने वाला था। सुरेंद्र नाथ उस मेडिकल स्टोर पर गए और उन्होंने खांसी के लिए कफ सिरप मांगा, लेकिन उस मेडिकल स्टोर पर कफ सिरप नहीं था। और यही नहीं, उस मेडिकल स्टोर में कुछ ही दवाइयां मौजूद थी, जिस पर डिटेक्टिव समेंद्र नाथ घोष ने मेडिकल स्टोर पर मौजूद लड़के को कहा कि चौराहे पर दुकान होने के बावजूद भी दुकान में सामान क्यों नहीं है, अगर कमा कर खाना है तो धंधे पर ध्यान दो। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि ये स्टोर उसकी नहीं है, इस स्टोर का मालिक पिछले 1 महीने से दुकान नहीं आया है, वो तो बस इस दुकान की देखरेख करता है और यहाँ का नौकर है। इस बातचीत के बाद डिटेक्टिव समेंद्र नाथ घोष अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। गाड़ी में बैठने के बाद समेंद्र नाथ के दिमाग में लड़के द्वारा बोली गई बातें घूम रही थी, क्योंकि वो डिटेक्टिव थे और हर बात को शक के नजरिए से देखना उनका काम था। इस संदर्भ में लड़के द्वारा बोले गए ये बात उन्हें याद आई कि मेडिकल स्टोर का मालिक पिछले 1 महीने से स्टोर पर नहीं आया है। इधर लाश के टुकड़े मिले भी 1 महीने का समय बीत चुका था। इन बातों में कनेक्शन है या नहीं, इसकी पूरी खोज खबर निकालने के लिए डिटेक्टिव समेंद्र नाथ घोष ने अपने ड्राइवर से कहकर फिर से गाड़ी को मेडिकल स्टोर पर ले जाने को कहा। डिटेक्टिव समेंद्र
समेंद्रनाथ घोष ने मेडिकल पर मौजूद उस नौकर से अपने सेठ का नाम पता पूछा, क्योंकि समेंद्रनाथ ने अपनी वर्दी पहन रखी थी। इसीलिए नौकर ने जवाब देने में कोई आनाकानी नहीं की। इस पूछताछ में उस मेडिकल स्टोर के मालिक का नाम बीरेन दत्ता के रूप में सामने आया और साथ ही उसके घर का पता भी मालूम हो गया। उस रात तो डिटेक्टिव समेंद्रनाथ घोष अपने घर चले गए, परंतु दूसरे दिन सुबह होते ही डिटेक्टिव समेंद्रनाथ घोष मेडिकल स्टोर के मालिक के घर पहुंचे, लेकिन उस घर पर ताला लगा था। तभी पड़ोस की रहने वाले एक आदमी ने बताया कि बीरेन दत्ता यहाँ इनकी पत्नी के साथ रहते थे। इनके एक बच्चा भी था और उस बच्चे को वो अक्सर पड़ोस में रहने वाली एक महिला के घर छोड़ जाते थे। डिटेक्टिव समेंद्रनाथ घोष ने उस महिला से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 30 जनवरी से बीरेन दत्ता अपने घर पर नहीं आए। तारीख सुनकर डिटेक्टिव के कान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत उस महिला से सवाल किया कि उसे एग्जिट डेट कैसे मालूम है, तो महिला ने बताया कि बीरेन दत्ता की पत्नी प्रेग्नेंट थी और 27 जनवरी की रात को वो अपने बच्चे को मेरे पास ये कहकर छोड़ गए कि उनकी पत्नी की डिलीवरी डेट आ गई है और बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है। जिसके बाद 30 जनवरी को बीरेन दत्ता फिर से अपने बच्चे को लेने आ गए और उस दिन के बाद बीरेन दत्ता वापस अपने घर पर नहीं आए। डिटेक्टिव को बीरेन दत्ता पर शक करने की दूसरी वजह मिल गई और वो ये थी कि बीरेन की पत्नी गर्भवती थी, क्योंकि लाश के टुकड़े भी गर्भवती महिला के ही थे। इन सब के बाद बस अब बीरेन दत्ता का पता लगाना था। डिटेक्टिव ने बीरेन का पता लगाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 2 दिन तक डिटेक्टिव अपने घर नहीं गए, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में बीरेन का पता लगाना था। जितना संभव हो सकता था उतना प्रयास किया गया और आखिरकार बीरेन दत्ता का पता मिल ही गया। पुलिस की एक टीम बीरेन के घर गई। उसके घर में एक महिला और एक 2 साल का बच्चा मौजूद था, किंतु उस वक्त बीरेन दत्ता घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने उस महिला से पूछताछ करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हो सकता था बीरेन चौकन्ना हो जाए। इसीलिए पुलिस टीम बीरेन के घर के बाहर छिपकर बैठ गई और हर आने जाने वाले पर नजर रखने लगी। तब एक व्यक्ति बीरेन के घर में जाता हुआ नजर आता है, जिसने गमछे से अपने मुंह को पूरी तरह कवर कर रखा था। एक ऑफिसर ने उसे आवाज दी, बीरेन दत्ता, तो वो आदमी खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि क्या तुम बीरेन दत्ता हो? जवाब में हामी भरी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे गाड़ी में बैठाया और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ले गई। यहाँ पर डिटेक्टिव सोमेंद्रनाथ घोष पहले ही बीरेन दत्ता के इंतजार में बैठे थे। अब इस केस की कार्यवाही जानकर आपको इस बात का अंदाजा तो लग चुका होगा कि डिटेक्टिव समेंद्रनाथ घोष कितने दबंग व्यक्ति थे और उन्हें देखकर बीरेन दत्ता के भी पसीने छूट गए और डिटेक्टिव के सामने झूठ बोलने की उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। अब जो कहानी बीरेन दत्ता ने डिटेक्टिव और साथ में खड़े पुलिस कर्मियों को सुनाई, उसे सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये साल 1954 का दौर था और इस दौर में ऐसा करना तो दूर, सोचना भी पाप था। तो कहानी कुछ इस प्रकार थी। बीरेन दत्ता अपनी 3 भाई बहनों में छोटा और इकलौता था। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, परंतु जब बीरेन 12 साल का हुआ तो एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई, जिसके बाद बीरेन को उसके चचेरे भाइयों ने पाला, जो कि उम्र में बीरेन से बहुत बड़े थे। उन्होंने बीरेन को बहुत लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन बीरेन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और एक दिन वो घर छोड़कर अपनी बड़ी बहन के घर भाग गया। इधर बीरेन की पढ़ाई पर पैसे खर्च हो रहे थे, इसीलिए चचेरे भाई जैसे तैसे समझाकर बीरेन को घर वापस ले आए और उस साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बीरेन के नाम पर एक मेडिकल स्टोर खुलवाया और उसकी सारी जिम्मेदारी बीरेन को सौंप दी। बीरेन भी खुश था, उसे पढ़ाई से छुटकारा मिल चुका था।
इस वक्त बीरेन की उम्र 19 साल थी। बीरेन के चचेरे भाई की एक बेटी थी जिसका नाम कमला था, जो कि बीरेन से 2 साल छोटी थी। साथ रहते रहते बीरेन को कमला से प्यार हो गया। हालांकि बीरेन कमला का चाचा लगता था। धीरे धीरे कमला भी बीरेन से प्यार करने लगी थी। दोनों घर में अपने चाचा भतीजे की रिश्ते की मर्यादा को तोड़ने लगे थे। जल्द ही ये बात घर परिवार के लोगों को पता चल गई। उन्होंने इस रिश्ते का काफी विरोध किया और एक ही घर में रहने के बावजूद भी दोनों को एक दूसरे की शक्ल देखने की भी अनुमति नहीं थी। लेकिन दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था और एक दिन बीरेन कमला को लेकर घर से भाग निकला। घर से भागने के बाद कमला के परिवार ने कमला से रिश्ता तोड़ लिया। इधर बीरेन दत्ता की बहनों को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन उन्होंने बीरेन से बात करना बंद नहीं किया क्योंकि वो उनका लाडला भाई था। खैर, घर से भागने के बाद बीरेन ने एक घर किराए पर लिया और कमला के साथ वहीं पर रहने लगा। उसने कमला का नाम बदलकर बेला रानी दत्ता रख दिया था। कुछ दिन तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहा। बेला अक्सर बीरेन से शादी की जिद करती और उसकी जिद को पूरा करने के लिए बीरेन ने कमला की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना दिया। लेकिन इनकी शादी ना तो हिंदू धर्म के हिसाब से और ना ही कोर्ट के हिसाब से मान्य थी, परंतु कमला इसी में खुश थी। 1 साल बाद कमला ने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन बीरेन की बहनें अभी भी बीरेन के लिए रिश्तों की तलाश कर रही थी और एक दिन उन्हें बीरेन के लिए एक रिश्ता मिल गया। लड़के का नाम मीरा था। बहनों की नाराजगी को खत्म करने के लिए बीरेन ने मीरा से शादी कर ली और मीरा को रखने के लिए एक दूसरे इलाके में किराए का घर ले लिया। अब बीरेन दोहरी जिंदगी जी रहा था। रात के समय वो बेला के पास होता और दिन के समय मीरा के पास। लेकिन हाँ, मीरा और बेला दोनों को एक दूसरे की जानकारी नहीं थी। बीरेन ने दोहरी जिंदगी जीने का फैसला तो कर लिया था और उसे इस बात में कभी कोई परेशानी भी नहीं आई, लेकिन बस सारी बात पैसों पर आकर अटक गई। 2 परिवार को चलाना इतना आसान नहीं था। दिन ब दिन खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। देखते ही देखते मीरा भी गर्भवती हो गई, लेकिन डिलीवरी के वक्त उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, जिस बात से मीरा बहुत उदास रहने लगी। दूसरी तरफ बेला एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई क्योंकि बीरेन अपनी दोहरी जिंदगी के खर्चों से थक चुका था। इसीलिए अब बीरेन बेला से लड़ने लगा। उसे कहने लगा कि ये बच्चा उसका नहीं है, किसी और आदमी से उसका अफेयर चल रहा है। दोनों के बीच झगड़े होने लगे और अब बीरेन इन सब से परेशान हो चुका था। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अपनी एक पत्नी को खत्म कर देगा। क्योंकि बेला प्रेग्नेंट थी, इसीलिए बीरेन ने बेला को मारने की योजना बनाई, क्योंकि बेला एक और बच्चे को पैदा करके खर्चे को बढ़ाने वाली है। दूसरा कारण ये था कि अगर बेला मर भी गई तो उसकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसके परिवार ने उससे सारे नाते रिश्ते तोड़ लिए थे। बस अब फैसला हो चुका था कि बेला की हत्या करनी है। तो तारीख थी 27 जनवरी 1954 की। रात के करीब 9 बजे बीरेन बेला के घर आता है और एक बार फिर से इस बात पर झगड़ा करता है कि ये बच्चा उसका नहीं है, और इसी झगड़े में बीरेन ने एक भारी वस्तु बेला के सर पर दे मारी, जिससे उसी वक्त बेला की मौत हो गई। हत्या के बाद बीरेन ने बेला की लाश को अलमारी में रख दिया था। इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर पड़ोस की रहने वाली उसी महिला के घर गया जहां उसे बच्चे को छोड़ना था। बच्चे को छोड़ने के बाद बीरेन वापस घर आता है और आराम से आकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह उठकर बीरेन मीरा के पास जाता है और उसने मीरा को एक कहानी सुनाई। तो कहानी कुछ इस प्रकार थी। मीरा, मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी और दोनों की मौत हो गई है, लेकिन उन दोनों का एक 2 साल का बेटा है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
तुम्हारे मिसकैरेज से तुम काफी परेशान हो, तो क्यों ना हम इस बच्चे को गोद लेकर अपने पास रख ले। मीरा को जैसे दुनिया की सारी खुशियां मिल चुकी थी, वो फट से उस बच्चे को रखने के लिए राजी हो गई। 29 जनवरी को बीरेन पहले बेला के घर जाता है। उसने रात भर बैठकर लाश के टुकड़े किए और अखबार के पैकेट में पैक किए और सुबह 4 बजे पूरे शहर के अलग अलग कोनों में फेंक आया और सुबह के 7 बजे पड़ोस की महिला से अपना बच्चा लिया और वहां से निकल गया। कहानी सुनने के बाद बीरेन को जेल में डाल दिया गया। इस केस की सुनवाई करीब 1 साल चली और कोर्ट ने बीरेन को 29 जनवरी 1955 को फांसी की सजा सुना दी, क्योंकि 1954 के दौर में आपराधिक मामले काफी कम थे, इसीलिए कोर्ट की कार्यवाही भी तेजी से होती थी। परंतु बीरेन को अदालत का ये फैसला मंजूर नहीं था, इसीलिए उसने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की और अपनी फांसी की सजा को बदलने को कहा, लेकिन सेशन कोर्ट ने बीरेन की सजा को बरकरार रखा और फांसी का हुक्म दे दिया। इसके बाद बीरेन हाई कोर्ट गया और अपनी फांसी की सजा को बदलने को कहा, लेकिन हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा सुना दी। तो बेला की मौत के ठीक 2 साल बाद यानी कि 31 जनवरी 1956 को बीरेन को फांसी दे दी गई। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।